अल्हम्दुलिल्लाह मईशत को दरपेश खतरात टल चुके हैं और मुल्क इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान के जून 2014 के तक दिवालिया होने की पेश गोइयां करने वाले नाकाम हो गए और हमने मुल्क को न सिर्फ दिवालिया होने से बचाया बल्कि मईशत को इतना मुस्तहकम किया कि आज बैनुल अक़वामी अदारे पाकिस्तान का नाम इज्जत और वकार से ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, फेडरल बजट 2016-17 आज कौमी असेंबली में पेश किया गया और उससे पहले कि हम बात करें कि जो और जो पहले से बात की जाई थी, कल इकोनॉमिक सर्वे भी रिपोर्ट पेश की गई और जायजा रिपोर्ट के मुताबिक बड़े टारगेट जो है हमारी हुकूमत 3 साल कंसेक्यूटिव थर्ड ईयर था जब टारगेट मिस करती हुई नजर आई। और जो आपकी जो मईशत की जो बैकबोन कंसिडर किए जाते हैं, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, आपके एक्सपोर्ट्स, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, वो बड़ी नेगेटिव ग्रोथ और बड़ी खराब परफॉर्मेंस शो करती हुई नजर आ रही है। तो हम ग्रोथ पे किस तरह से बात करें और ग्रोथ को हम जो कि फोरकास्ट और जो कि टारगेट सेट किए गए हैं कि 5.7% तक के जो है वो ग्रोथ टारगेट अचीव किए जाएंगे। इस साल जो रवा माली साल है उसमें हम क्या टारगेट अचीव करते हैं, बहरहाल वो भी सबके सामने आ जाएगा। बट हम 2018 तक हम 7% तक की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ टारगेट की बात करते हैं। तो हम मईशत को जो कि अभी 4% के अराउंड हमारी जीडीपी ग्रोथ हावर कर रही है और वो भी कर रही है कि नहीं कर रही है, उससे हम 7% तक पे किस तरह से लेके जाएंगे। बिकॉज हम जो इनिशिएटिव और हम जो अनाउंसमेंट्स करते हैं, क्या वो ग्रोथ फोकस्ड है या अभी तक इकोनॉमी को मुस्तहकम करने की बात है। और बिल्कुल इस बात का क्रेडिट जाता है हमारी मौजूदा हुकूमत को कि इकोनॉमी को मुस्तहकम करने में बड़ी हद तक कामयाब हुई है। लेकिन 2 साल होता है इनिशियली हर हुकूमत का कि वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जो है कुछ मेजर्स ले, पर 2 साल के बाद फिर आप ग्रोथ फोकस होते हैं और आप वो मेजर्स लेते हैं जिससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट करे, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। आज हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगी बजट की अनाउंसमेंट से पहले, चूंकि आवाम की बड़ी तवक्कुआत होती हैं कि उनका घर और उनके घर का बजट किस तरह चलेगा, उस हवाले से हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू भी की और उनसे जानने की कोशिश की कि जी हमेशा कहा जाता है अवाम दोस्त बजट आएगा, वो बजट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और फिर हम बात करेंगे कि अवाम की एक्सपेक्टेशंस पे कितना पूरा होता है ये बजट। आइए पहले वो देखते हैं। अगर हम जीडीपी की देखें तो वो परसेंटेज कभी भी एलोकेट नहीं की जाती हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन को, मोस्ट इग्नोरेंट सेक्टर्स हैं। मेरे ख्याल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बात की बात है, पहले आप अपनी कौम को एजुकेट कर लें और दानिश स्कूल्स बनाने की बजाय जो आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है आप उसको डेवलप करें। आप जो रूरल एरियाज में जो स्कूल्स हैं उनको डेवलप कर लें। जिसका पास मतलब है अथॉरिटी वही एंजॉय करेगा इस पूरे सिस्टम को, और बजट भी उन्हीं के लिए। और असेंबलियों में भी सारे फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हैं और उन्होंने ही बनाया है बजट और उन्हीं के लिए बना है। गरीब के लिए यहाँ पे कोई नहीं सोचता है। और मिडिल क्लास तबका है उसके लिए पढ़ने के मौके एजुकेशन के हवाले से बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को स्पेशली इस सेक्टर को देखना चाहिए और एजुकेशन इतनी सेहतमंद करनी चाहिए ताकि जो मैसेज है, जो मेजर पॉपुलेशन है वो इससे फ़ायदा उठा सके। डेवलपमेंट जो है किसी भी मुल्क की वो एजुकेशन और हेल्थ के बगैर नहीं हो सकती। HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो भी नेशन है जो भी तरक्की करती है वो HDI की बेस पे करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट हमेशा से प्री पोल रिगिंग में इन्वॉल्व रहती है। जिस तरह के मेट्रो है, ऑरेंज है, ये लैपटॉप स्कीम्स है, ये एक प्री पोल रिगिंग है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो GDP का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे लगाए। सालों में तो इन्होंने इतना फोकस नहीं किया, लेकिन हमारे मतलब व्यूज ये होंगे कि अभी इनको तालीम के ऊपर बजट लानी चाहिए। बजट पहले सिर्फ थ्योरेटिकल होती है कि पेपर में आ जाती है कितनी बजट इस चीज के लिए दी गई है, उतनी उस चीज के लिए दी गई, लेकिन बाद में मसला ये आ जाता है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता। बीच में से ठीक है एजुकेशन के लिए अगर आपने 4% या 5% जितना भी कर दिया है, ठीक है, वो बजट आपका कहाँ जाता है, बाद में नजर ही नहीं आता। एजुकेशन की वही हालत रहती। और नाज़रीन मैं अब गेस्ट का तारुफ कराती चलूँ। हमारे पैनल्स यहाँ पे मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में। कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नवाज के, एंड ही इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आबिद कयूम सुलेरी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं SDPI के। अस्सलाम वालेकुम सुलेरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली राशिद साहब जो कि मेंबर कौमी असेंबली हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी कैसर साहब आपसे मैं चूंकि गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी डिस्कशन का, बड़ा बजट के हवाले से चूंकि पेशन गोइयां की जाई थी और गुज़िश्ता रोज इकोनॉमिक सर्वे भी मैं चाहूंगी कि आप उस पर भी ब्रीफली बात करें। हमेशा ये हुकूमत के दावे भी होते हैं और जो बातें सामने आती है कि जी हमने मईशत को मुस्तहकम किया और जिस तरह मैंने भी कहा कि मुस्तहकम करने में आप कामयाब हुए, बट सर मुसलसल 3 साल तक हम लगातार देख रहे हैं ये हुकूमत अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रही, मिस करती है। और फिर जो ये अभी आज जो अनाउंसमेंट की है
آپ نے لوگوں کی بھی باتیں سنی, किस हद तक इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतर रहा है आपका ये बजट? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया. आज बजट है और ये जो कहना कि हुकूमत अपनी टारगेट मिस कर रही है, ये ठीक है कि जीडीपी ग्रोथ का टारगेट ज़रूर मिस हुआ है. बहुत से टारगेट्स हमने इस बार अचीव किए. मतलब पहली बार है जो कि रेवेन्यू का जो हमारा टारगेट था 3100 अरब, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हमने टैक्स रेवेन्यू जो एफबीआर हासिल कर रहा है. फिर 42 साल का सबसे कम इस वक्त मॉनेटरी हमारी जो रेट है, जो स्टेट बैंक के जो रेट है 7%, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है. फिर इससे आगे बजट डेफिसिट जो है, डेफिसिट वो 4% के करीब है, वन ऑफ द लोएस्ट सिंस मैनी ईयर्स. फिर उसके बाद रिजर्व आपके हैं $21 बिलियन, विच इज हाईएस्ट. जस्ट लेट मी टॉक. तो बात ये करना, असल आम आदमी तो इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा, महंगाई से बहुत ज्यादा मुतासर होता है. वो आपने देखा कि बेहतरीन हुआ इस साल. हाँ, ये मैं खुद इसको तस्लीम करता हूँ, क्योंकि ग्रोथ का हमारी कोशिश है कि कुछ हायर रखें ताकि प्रेशर हो तमाम इदारों पर कि वो डेवलपमेंट के पूरा हमारे एस्टिमेट हासिल कर सकें. हमारी टारगेट था 5.5%, जीडीपी ग्रोथ का हासिल हुआ 4.71%, 0.8% कम है. उसमें एग्रीकल्चर वाकई जो सबसे बड़ी कमी हुई ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में 3.9% का टारगेट वो हासिल नहीं हुआ. आपने जो कहा ना एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी बड़ी है. मैन्युफैक्चरिंग तो एक्सपेक्टेशन से भी बड़ी है, टारगेट से भी बड़ी है. ऑन द होल मैन्युफैक्चरिंग जो है 6.6 या 7%, it is much more than what we estimated, what we targeted. But you are right, exports are less. इसी वजह से अभी हमारा जो बजट है ये जोर ही हमने वही दी है जो टारगेट्स नहीं अचीव हुए ना. मतलब एग्रीकल्चर का नहीं हुआ. आज का बजट सारा ही एग्रीकल्चर के ऊपर इंसेंटिव देने के ऊपर है. फिर अगर हमारा एक्सपोर्ट का नहीं अचीव हुआ तो एक्सपोर्ट पे हमने तमाम इंडस्ट्रीज के 2000 रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम कर दी. ताकि रेटिंग का भी किया है. ठीक है, उससे डेफिनेटली मैं आबिद साहब की तरफ ये लेके बात आऊंगी. आबिद साहब, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो अवाम है, दे लुकिंग फॉर अ बजट फॉर द वेलफेयर. आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस बजट के हवाले से, और उनके वेलफेयर की जो बात आती है वो आप उसमें इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं? देखिए अली ना, अभी हम जिस चीज़ पे तबसरा कर रहे हैं वो बजट स्पीच है, बजट डॉक्यूमेंट नहीं. फाइनेंस बिल जो है वो एक अलग चीज़ है. बजट स्पीच जो है ये जैसी स्पीचेस होती हैं पॉलिटिकल, उसी तरह की एक स्पीच होनी चाहिए थी और है भी. और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली कोई रेवोल्यूशनरी स्पीच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम जिसमें हम पिछले 3 साल से इन्वॉल्व हैं वो अभी सितंबर तक चलेगा. और वंस यू आर इन दिस एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम, तो कोई भी हुकूमत हो उसके पास इसमें मनूवरिंग की क्वेश्चन जो है बहुत कम होता है. इसमें आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं कि जो भी आपने उनके साथ फिस्कल डेफिसिट तय किया है उसको बेस बना के आप अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के साथ खेल रहे होते हैं. रेवेन्यू ओवर स्टेट कर दिए, एक्सपेंडिचर कम कर दिए ताकि आप उसमें रहें. अब इसमें जहाँ तक हमने देखा है चंद टारगेट्स जो कि अचीव हुए या अचीव नहीं हुए, और उसके लिए इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो कल रिलीज हुआ था, मेरा ख्याल हमें टारगेट से कतई नज़र उसको देखना चाहिए. और वो है कि इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, पिछले साल के बजट की आउटपुट होती है कि 15-16 का जो बजट था उससे क्या हासिल हुआ, ये होता है इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान. अब उसमें आपने बजा फरमाया एग्रीकल्चर जो है वो एक आपको वीक शोबा नजर आया, उसमें एक्सपोर्ट भी नजर आए. जो टारगेट हम कह रहे हैं कि हमने अचीव किए, मसलन 3100 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट, वो हमने अचीव किया, लेकिन या कर रहे होंगे, लेकिन उसमें जो बुनियादी कदगन है वो ये है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर पिछले साल की निस्बत कम हो गए. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टैक्स से कम आ चुके हैं, नंबर ऑफ टैक्स पेयर कम हो गए, रेवेन्यू आपका बढ़ गया. अब इससे 2-3 आप नताज अखज कर सकते हैं. एक तो जो ऑलरेडी लोग टैक्स नेट में थे उन्हीं पे एग्रेसिव टैक्सेशन का बोझ पड़ा. दूसरा आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का. तीसरा शायद कुछ रिफंड वगैरह जो आपके रोके हुए थे, वो सारी चीज़ें मिलके आपका 3100 अरब बन रहा है. यहाँ पे चीज़ की करेक्शन होनी चाहिए थी. अगर मुझे इसके साथ साथ टैक्स नेट में इजाफा होता, आई वुड हैव बीन मच हैप्पियर एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट कि बेशक ये टारगेट मेरा पूरा ना हो रहा होता, लेकिन मुझे पता चलता है कि जी 1.5 मिलियन या 1.2 मिलियन जो है वो रिटर्न जो फाइल हो गई. क्योंकि अदरवाइज तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है आवाम में और हुकूमत में वो कायम रहेगा. मैं सोचूंगा कि मैं फाइलर क्यों बनूं अगर सारे टैक्स का बोझ जो है मुझे ही उठाना है. दूसरी चीज़ है आपका इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद अभी तक प्राइवेट सेक्टर जो है वो उस तरीके से क्रेडिट नहीं ले रहा जैसे उसे लेना चाहिए. आपको याद होगा किसी ज़माने में जब 8% इंटरेस्ट रेट था, गाड़ियों की लीज पे आया था,
इस मुल्क में गाड़ियों के अंबार लग गए थे। बिल्कुल जब शुरू में शौकत अजीज के दौर में थोड़ा सा ये इंटरेस्ट रिलीज हुआ था। इस वक्त अभी भी स्टेट ने आउट क्राउड किया हुआ है आपके कॉमन कंज्यूमर को, कॉमन जो बिजनेस पर्सन है, किस इंटरेस्ट रेट का वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तीसरी और आखिरी चीज़ जिस पर मैं इस राउंड में बात करना चाहूँगा वो है इन्फ्लेशन। इस हुकूमत को गैबी मदद मिली पेट्रोलियम की शक्ल में, इन्फ्लेशन जो है वो आपकी कम रही, लेकिन मेरी इस वक्त परेशानी हुकूमत के हवाले से ये है, अगर मैं हुकूमती बेंच पे बैठा हूँ, कि ये बजट और रमज़ान में सिर्फ 4-5 दिन का गैप है, और रमज़ान ऐसा मुकद्दस महीना है जिसमें हर चीज़ की कीमत बढ़ना होती है। बिल्कुल जो ही वो कीमतें बढ़ेंगी लोग इसको फेडरल बजट के साथ लिंक कर देंगे, और हुकूमत अगर इस पे कोई अच्छा काम भी कर रही होगी। लेकिन अभी तो आप साहब ये क्रेडिट इस चीज पे ले रहे हैं कि जी हमने तो उसको कंटेन कर दिया है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ना कि जो ही अब ये आपकी कीमतें चूंकि बढ़ना शुरू होगी रमजान की वजह से, तो लोग इसको एट्रीब्यूट करेंगे फेडरल बजट से। बिल्कुल ठीक है। मैं अली की तरफ आऊंगी। अली, ये बजट की स्पीच के बाद अब आप क्या देखते हैं? डू यू सी सम हायर इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इनटू द कंट्री? आप देखते हैं कि जी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हुए, जो कि अल्टीमेटली लीड कर सकता है एक हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। ये स्पीच को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इट्स टू सून टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने हमें बुलाया है, हमारा मौका सुना। पहले मैं आपको बताता हूँ कि MQM जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाहिद जमात है जो अभी से नहीं पिछले 4-5 सालों से शैडो बजट देती है और गवर्नमेंट को अपने जो भी चीज़ें होती हैं चीज़ों का अपना बताती है कि इस तरह चीज़ों को लेके चलना चाहिए। और अभी खैर इट्स टू सून टू से एग्जैक्टली, अब हमें भी देखना पड़ेगा। स्टडी स्पीच से सब चीज़ें वाज़ेह नहीं होती, पूरा डॉक्यूमेंट हमें स्टडी करके देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मगर 2-3 चीज़ें जो हमने देखी हैं जो नहीं हुई। देखें, बजट होता है आवाम के लिए, ना वो टारगेट्स के लिए होता है, ना वो IMF के लिए होता है आवाम को रिलीफ देने के लिए। मगर ये हमें होता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए कि देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये, और डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करे, प्रॉफिट पे टैक्स जो आपको लेना चाहिए एक अमीर आदमी से वो आप नहीं ले रहे हैं, वो आपका नेट कम होता जा रहा है। मगर इनडायरेक्ट टैक्सेस आप बढ़ाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। उसमें हो ये रहा है कि एक गरीब का बच्चा जो दूध लेने जाता है तो उसके बच्चे का दूध भी उतना ही उसको टैक्स देना पड़ता है जितना एक अमीर के बच्चे या मिडिल क्लास के बच्चे को। तो दिस इज नॉट फेयर, इस तरह नहीं होता। और टू मूव फॉरवर्ड अगर आप आवाम को रिलीफ देना है तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेशियो आपको कम करना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को टैक्स के नेट में लाना पड़ेगा, और आपको मैच करनी पड़ेंगी चीजों को। FBR के पास डेटा मौजूद है, ठीक है ना। अगर मुझे आप बताएं इनकम टैक्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स को मैच करके आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते? मैं तो कहता हूं पार्लियामेंट से स्टार्ट करें। एक MNA जो खुद है अगर वो 15 से 20 हजार रुपए टैक्स देता है तो 2 करोड़ की गाड़ी में कैसे बैठ के आता है? दिस शुड बी डन, और इसकी इन्वेस्टिगेशन। और हमने अभी जो शैडो बजट दिया उसका मेन फोकस हमने जो रखा है वो करप्शन पे रखा है। जो बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर जो बाहर पड़े हुए हैं स्विस बैंक्स में, अब ये लीक्स हो रही हैं डिफरेंट किस्म की। एक सेकंड, इस चीज को अगर पहले तो कर्ब करें, चीजें ये करप्शन को कर्ब करने की कोशिश करें, और इसका कानून मौजूद है यूनाइटेड नेशंस का, इट्स कॉल्ड स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव। इसको यूज कर नाइजीरिया में हो चुका है। व्हाई डोंट यू यूज दिस एंड ब्रिंग द मनी बैक? आपके आधे मसले तो IMF की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये सब चीजें हो जाएं। और एक सेकंड, पब्लिक एंटरप्राइजेस पे भी मैं आता हूं, जो इतने लॉसेज आपको हो रहे हैं, PIA हो गया, बाकी चीजें हो गई, नेशनल बैंक, इसलिए कि मैं इनके साथ कमेटी में भी हूं, हमने साथ वक्त भी गुजारा। तो नेशनल बैंक का आपको एग्जाम्पल दूंगा कि इट वॉज बैंकरप्ट होने वाला था वो बैंक, मगर 2000 से 2011 तक एक अच्छी टीम आई मैनेजमेंट की, तो इट वाज आउट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स ऑफ एशिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। प्राइवेट बैंक्स को आउट परफॉर्म कर रहा था, 40 इंटरनेशनल अवार्ड्स इसको मिले। तो अगर देखें, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, पॉलिटिकल विल हो, अच्छी टीम हो, मेरिट पे आप लोग लाएं, पॉलिटिकल भर्तियां नहीं करें तो चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। एब्सोल्युटली। मैं कैसे साहब, एक मुझे ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ भी सवाल लेकर आऊंगी। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना है हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद कैसे साहब, चूंकि जो बड़े एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं हमारे मुल्क के, जिनका बड़ा इनपुट भी होता है इस बजट के भी हवाले से और हमारी इकोनॉमी के हवाले से, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि 2013-14 का ईयर हो, फाइनेंशियल ईयर, या 14-15 या 15-16, इन तीनों ईयर्स में हमारी जो हुकूमत है वो इन रियलिटी इट्स नॉट इवन मीटिंग मोर देन 3.5% GDP ग्रोथ टारगेट जो 4% बताया जाता है। क्योंकि और जो हमने पहले बात की कि एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है,
تو یہ تمام چیزیں کہنا کہ انفلیشن جو ہے وہ ہم نے کنٹین کر لیا یا ہم فسکل ڈیفیسٹ کو نیرو ڈاؤن کر کے کنٹین کر کے رکھے ہوئے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس وقت مطلب واٹ وی آر مسنگ از گروتھ, ہمیں گروتھ جو ہے اینڈ پاکستان اکانومی کین اینڈ شوڈ ڈو مچ بیٹر دین دس. میں سمجھتا ہوں کہ گروتھ ہماری اور بہت بہتر ہونی چاہیے کیٹیگوریکلی, اور پاکستان پوٹینشیل ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے یہ بھی پچھلے 8 سال کا ہائیسٹ ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ہمارے پورے ریجن میں جس وقت چائنا یا انڈیا یا بنگلہ دیش وہ 7 سے 8% گروتھ لے رہے ہیں, ہمیں بھی گروتھ کی طرف جانا ہے. یہ ہمارا جو بجٹ اس بار جو اسپیچ ہوئی ہے, سلیری صاحب نے صحیح بات کی, جو اسپیچ ہے اس پہ اگر ڈسکس کریں, یہ سارا بجٹ گروتھ کے لیے ہے. اگر آپ کو اس کو سمجھے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس لیے یہ بجٹ کہاں گروتھ بڑھے گی. اپوزیشن نے یہ بجٹ آپ کو کس طرح سے وہ میری بات we have to call a spade a spade. اور ہم نے کہا یہ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کو we can't move forward. نہ یہ ڈیموکریسی بھی صحیح نہیں ہے. آپ بجٹ کی بات کریے, ڈیموکریسی صحیح نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کتنے ہیں, ووٹرز کتنے, کیا آپ کی کیا چیزیں, آپ how can you actually move forward with it. we've gone to court in this to actually کہ اس میں ریلیف ملے لوگوں کو, عوام کو ملے. بالکل. کیسر صاحب, جو ہم بات کریں مردم شماری کی, سے 98 میں لاسٹ ہوئے 18 سال ہو چکے ہیں, آج تک ہم نے یہ نہیں کیا. ہم سوشو اکنامک پالیسیز
जो बनाएंगे, जो लोगों के इवेंचुअली वेलफेयर के लिए नजर आएंगी, हमारी आबादी के लिए, हम किस तरह हम तायुन कैसे कर पा रहे हैं उसमें? दुरुस्त बात है, देखिए सेंसस होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे ये कहा गया, लेकिन दो मेन पार्टियां हमारे मुल्क की, पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम, तो 2008 में होने थे सेंसस, उसके बाद 5 साल पीपल पार्टी का जो कोर इश्यूज, जो कोर चीजें थी कि टैक्स नेट को बढ़ाना है, वो आप बढ़ने के बजाय कम हो गया, ठीक है ना। आप रेवेन्यू जनरेट आपने की, मगर फिर कहाँ से की, बर्डन आपने कहाँ डाला, एक गरीब आवाम पे आपने बर्डन डाला, यू डिडंट गिव देम रिलीफ, और रिलीफ आप देने की बात करते हैं। एग्रीकल्चर पे भी जब मैं आता हूँ तो इट्स गुड, आप इंसेंटिव दे रहे हैं, एक ऐसी सेक्टर को आप दे रहे हैं जिस पे आप टैक्सेशन लगाते ही नहीं है। ये जो आप आज तासुर ये दे रहे हैं आवाम को, जो ये आप टीवी पे भी दिखा रही थी कि फ्यूडल जो हैं उनको ही उनका बजट है, बडेरों का बजट है, क्यों उनको ये फीलिंग हो रही है? इसलिए उनको ये फीलिंग हो रही है कि एग्रीकल्चर पे जो प्रॉफिट बनता है उस पर तो टैक्स आप लग देते ही नहीं, उस पर इंसेंटिव आप दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मगर हम फील करते हैं कि जहां प्रॉफिट है वहां आपको टैक्स करना है, नो मैटर अक्रॉस कोई भी सेक्टर हो, जहां प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, यू शुड टैक्स इट। और ये डायरेक्ट टैक्सेशन करें आप, इनडायरेक्ट कम करें, रेशियो उसको नीचे लाएं, कि जनरल ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस को आप देखें, इंटरनेशनली जो फायदा मिला पाकिस्तान को, आपने क्या वो आवाम को फायदा दिया कि उस रेशियो से आपने कम की? नहीं की आपने। अब वो ठीक है ना, वो पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी, कॉस्ट हर चीज ऊपर आ जाती है इसकी वजह से, तो रिलीफ आप कहाँ दे रहे हैं आवाम को? सिर्फ मुझे ये बताएं। वेल कैसे साहब, डू यू रियली फील IMF की जो रेसिपी है इट्स नॉट वर्किंग, और हुकूमत जो है वो बड़ी बाउंड नजर आती है, IMF की ही तरजीहात के मुताबिक चल रही होती है, आपको यहाँ पे तो खुद फैसले लेने हैं सर। और जिस तरह से हम बात करें कि जो टैक्स नेट है वो हमें बढ़ाने की जरूरत है, टैक्स टू GDP रेशियो। सलीम मांडवीवाला साहब इस वक्त हमारे साथ बल्कि कॉल पे, कैसे मैं ये सवाल आपकी तरफ लेके दोबारा आऊंगी। सलीम मांडवीवाला साहब अस्सलाम वालेकुम। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सलीम साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, मैं एक और भी सवाल देखें। सलीम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, ऐसे गूंज रही है आपकी आवाज, बहुत ऐसे जैसे कोई क्यों कर रही है? अच्छा, मैं चाहूंगी कि हम दोबारा रिकनेक्ट करें सलीम साहब से, हम उनका ओपिनियन जरूर लेंगे इस बजट के हवाले से। बट कैसे साहब, जो मैं बात कही थी कि टैक्स टू GDP रेशियो और आपका एक मीडियम टर्म वो जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सामने आया था, जो कि शुरू के 3 साल में बड़े हायर टारगेट जो है वो अचीव करने की बात करता था। सर 3 साल तो ऑलमोस्ट हमें ओवर नजर आ रहे हैं। 7% की जो ग्रोथ है वो 3 साल में अचीव करने की बात करते थे, और 6.2% इनिशियली हम ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर का हम टारगेट सेट कर रहे थे, ग्रोथ 7% पे आ गए। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की क्या रेलेवेंस रह जाती है सर? देखिए, इकोनॉमिक्स जो है ना कोई साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स होते हैं, मुख्तलिफ हालात के ऊपर आप डिपेंड करते हैं। जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल रही हमारे बॉर्डर्स पे है, जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिसिटी का, जो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग थी, अभी भी हमारे यहाँ लास्ट ईयर भी गैस अवेलेबल नहीं थी, अभी हमने क्योंकि दुनिया में गैस की प्राइस कम हुई, तेल की प्राइस कम हुई। मतलब जब आप लोग ने चार्ज अस्यूम किया, जब आप लोग इक़्तिदार पे आए, तो आप नहीं समझते फिर उस लिहाज से और करंट सर्कमस्टांसेस को उस वक्त देखते हुए आप नहीं समझते फिर ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट किए जा रहे थे? जी, अभी भी हम कुछ ओवर एम्बिशियस हम खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम इसलिए टारगेट थोड़े से हायर सेट कर रहे हैं कि हम उस पर बाकायदा मुस्तैद रहें, उन अपनी पूरे इदारों को उसके ऊपर हावी रहें कि आपने ये टारगेट अचीव करना है। देखिए, कभी भी 20% हायर टैक्स रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखिए ना, इट इज नॉट रियलिस्टिक टारगेट, इट इज एन एम्बिशियस टारगेट, बट स्टिल वी अचीव दिस एम्बिशियस टारगेट। आप देखिए, मामूली अचीवमेंट नहीं है, मैं तो चाह रहा हूँ हमें बहुत ज्यादा कामयाबियां मिलनी चाहिए। कई जगह हमारी लैकिंग है, वो हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन ये जिनको एक्नॉलेज किए ना, देखिए अगर महंगाई कम हुई है, अगर आपका डेफिसिट कम हुआ है, बजट डेफिसिट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, अगर आपका रिजर्व हाईएस्ट हुआ है, तो ये सारे टारगेट, और अगर आपका रेवेन्यू टारगेट अचीव हुआ है, जो पेमेंट को मैं आपको बताऊं ना, असल जो ग्रोथ हम 41% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर की है, अगर हमने उसको बूस्ट दिया है। मैं चाहूंगी सलीम मानीवाला साहब, हमें हमारी कॉल रिकनेक्ट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। अस्सलाम जी, क्या हाल है आप? सलीम साहब की आवाज हमें स्टूडियो तक नहीं पहुंच पा रही है। सलीम साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी इस बजट के हवाले से, जो स्पीचदार साहब ने पेश की और जो बजट पेश किया अगले माली साल का। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं और वो कहते हैं कि बड़ा ग्रोथ फोकस था ये बजट। आपको नजर आ रहे हैं बजट ग्रोथ फोकस है, इवेंचुअली हमारे आवाम के हालात बेहतर होंगे? कैसर साहब बड़े मेरे भाई भी हैं, बड़े मेरे हमारे कोलीग भी हैं, हम इकट्ठे चेयरमैन हैं,
مگر کیسر صاحب کو میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ جو سچ بات ہے وہ کریں. پرابلم یہ ہے کہ کوئی سچ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیسر صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سچ بات کریں. بزنس کمیونٹی ہمیں گالیاں نکال رہی ہے, ایگریکلچر کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے, مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اس بجٹ نے ہمیں نہ لاسٹ بجٹ نے ہمیں کچھ دیا اور یہ بجٹ اور بیڑا غرق کرے گا. فسکل ڈیفیسٹ کیسر صاحب کوئی کم نہیں ہوا, نہ آپ نے ریفنڈ دیے نہ آپ نے سرکولر ڈیٹ پے کیا. وہ ایک دفعہ جو سرکولر ڈیٹ پے کیا وہ ہمارے کھاتے میں ڈال کے 8% فسکل ڈیفیسٹ کر دیا. تو کیسر صاحب سچ بولے یار خدا کے لیے, کوئی نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں نکالتا ہمیں. بٹ سلیم صاحب, جو کیسر صاحب نے بھی کہا اور جو ڈار صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ ایگریکلچر کے لیے تو ابھی بہت انسینٹیوز دیے ہیں, 700 ارب کا لون انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو کوئی انسینٹیو نہیں دیا, کوئی انسینٹیو نہیں دیا. آپ کسان کو بلا کے پیچھے نا, وہ تو آلو اور ٹماٹر روڈ پہ پھینک رہے ہیں یار, وہ تو آ کے رو رہے ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق کر دیا. جی کیسر صاحب ہماری انڈسٹری کی سلیم نے اچھی طرح جانتا ہے, میرا دوست ہے اور کولیگ ہے, جیسے اس نے کہا وہ کہہ رہے ہیں میں یہ سچ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی. دیکھیے مین ڈیمانڈ تھی کہ ایکسپورٹ کے لیے آپ جو ہے وہ جو ہے نا نو ٹیکس کر دیں, تو سیل ٹیکس کو بالکل وہاں پہ لگائیں گے. ہم نے زیرو ریٹڈ کر دیا. یہ مین ڈیمانڈ تھی, سب کی یونانیمس ڈیمانڈ ہے. ارے وہ تو تھا ہی زیرو ریٹڈ. کب زیرو ریٹ کا نہیں تھا؟ آپ کو پھر سچ مجھے کہہ رہے ہو, بات تو آپ نہیں کر رہے. زیرو ریٹ نہیں تھا, ابھی ہم نے کیا ہے اس بار, اور یہ بہت بڑی. مگر آپ سچ بولے نا کیسر بھائی. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, ابھی ہم نے ویجز بڑھائی ہیں, جو مزدور کی اجرت بڑھائی ہے 1000 روپے, 8% بڑھی ہے. انفلیشن 4% ہے, تو کیا اس سے ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ کیا ریئل ٹرم میں اس کی غریب لاکھوں ملین آپ کے لیبر ہیں, ہم نے اس کی منیمم سیلری 14,000 کر دی ہے جو ویجز ہے. کوئی چیز مانو نا, سلیم کو بھی کوئی چیز ایگری کرنی چاہیے. یار میں کیا مانوں, جو حقیقت ہے اس کو مان بھی تو نہیں نا. آپ ایک کام کریں, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اس شو کے تھرو, آپ جو بزنس مین کیسر صاحب کہتے ہیں, جو ایکسپورٹر کیسر صاحب کہتے ہیں, ان کو بلائیں اور مجھے اور کیسر صاحب کو ان کے سامنے بیٹھ کے ایک شو کرا دیں. اگر وہ ہمیں گالیاں نہ نکالیں, مل کے ہم دونوں. یار مان لی ہر بات, وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو مان لیا, ہر بات مان لی. کیا تجویز ہوگی وہ کیا تھی؟ اچھا یہ تجویز کیا ہے ان کی, کیا تھی تجویز جو بزنس کمیونٹی کیا ابھی بھی وہ 5 سیکٹرز اگر زیرو ریٹنگ کیے ہیں انہوں نے, اس پر بھی تحفظات ہوں گے. عابد سلیری صاحب کیا تجویز ہوگی آپ کی بھی سر؟ دیکھیے اصل جو اس وقت ایشو ہے, اور میں اکثر اپنے تمام جو پولیٹیکل پارٹی سے دوست تعلق کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ہمیں آلٹرنیٹیوز دینے ہوں گے. حکومت کرنا اور IMF پروگرام کے تحت رہ کے حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. اس میں میں MQM کی تو ایک آ جاتا ہے شیڈو بجٹ, لیکن باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آلٹرنیٹیو دینے چاہیے. اس وقت پیپلز پارٹی کو, ANP کو, باقی ساری پارٹی کو بتانا چاہیے کہ اچھا وہ فار ایگزامپل ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں اگر وہ حکومت میں ہوتے ہیں, تو پھر تو ایک ایویلیویشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, آبجیکٹو سولوشن جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. اس وقت جب ہم زیرو ریٹڈ کی بات کرتے ہیں تو اگین یہ 2 اقدامات کی نفی کر دے گا. ایک طرف ہم SROs ختم کر رہے ہیں, 102 ارب روپے کی ہم نے کہا جی ایگزمپشن اور SROs ختم کر رہے ہیں. دوسری طرف ہمیں ایکسپورٹ بوسٹ کرنے کے لیے 5 سیکٹرز کو زیرو ریٹڈ دینا پڑ رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس حساب سے ہم نے ختم کی ہے, اس حساب سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری چیز ہے. بٹ کیا پیپلز پارٹی کی اکنامک پالیسیز سے پاکستان مسلم لیگ نون کی اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ زیادہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ؟ ایک بریک مجھے لینے کا اشارہ دیا جا رہا ہے, اس کے بعد بریک کے بعد علی کا بھی کامنٹس پہ لیں گے ہمارے ساتھ. بریک, اور بریک کے بعد میں کامنٹ لینا چاہتی تھی علی راشد صاحب کا. علی, ہم جو بات کر رہے تھے کہ PMLN کی پالیسیز آر دے ا بگر ڈس اپوائنٹمنٹ پیپلز پارٹی, کیونکہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلی حکومت پہ ایک ملبہ ڈال رہی ہوتی ہے. نہیں, آئی تھنک پیپلز پارٹی واز راک باٹم, اینڈ اس کے بعد اینڈ PMLN ڈیفینیٹلی جو چیز اپریشیٹ کرنے والی از مچ بیٹر, اینڈ بالکل اینڈ یو کین ایکچولی سی دا چینجز ان اکانومی وغیرہ بہتری آئی ہے,
बेहतर हुई है, स्टेबलाइज हुई है. एंड व्हेन पीपल्स पार्टी के दौर में इट वाज रियली शैबल, दे वर नॉट इंटरेस्टेड, पॉलिटिकल विल ही नहीं थी. बट PMLN इज मच बेटर. एंड आई थिंक अब बाकी पार्टी जो ऑपोजिशन की दे शुड प्ले अ रोल. जैसे MQM ने एक बजट दिया है शैडो, आई थिंक PTI हो गई, बाकी पार्टीज होती, दे शुड ऑल्सो कम एंड गिव अपने सजेशन देती, टेक ओनरशिप ऑफ द कंट्री ना. आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में नहीं रहे, आप पावर में भी ऑपोजिशन का भी रोल आप अदा करें ना, बताएं गवर्नमेंट को, दें ये करें, आप रिकमेंडेशन दें, पार्लियामेंटेरियंस की तो वही वाली बात है, ब्रेक में हम बीच में बात करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को प्री बजट स्ट्रेटेजी पेपर भी नहीं दिखाया जा रहा होता है. तो कितनी आप लोग की ये शैडो बजट और के इनपुट जो है, मगर देखिए हमने तो अपना काम पूरा कर दिया ना, जिसको मुझे जवाब देने दो. मैं क्योंकि चेयरमैन हूँ ना फाइनेंस कमेटी का, हमारे पास सारे पार्टी हैं, तो PTI भी है, MQM भी है, और ये यकीन जानिए हमें बहुत इनपुट देंगे और हमारी सुनी जाएगी. मैं आपको ये भी यकीन दिला रहा हूँ. तो सब पार्टियां मिल के बात करेंगे ना, वहाँ पे हम थ्रेड बेयर डिस्कस करेंगे. हमारी 9 तारीख को पहली मीटिंग है फाइनेंस कमेटी की, उसमें हमने यही एजेंडा रखा है, यही जो सारे बजट के मामला हैं जो आप डिस्कस कर रहे हैं, इनमें प्लस भी चीजें हैं और बेहतरी की भी गुंजाइश है. तो हम फर्दर हम डिस्कस. लास्ट ईयर आई रिमेंबर कौमी असेंबली के इजलास में असद उमर साहब की बड़ी एक धुआंधार एक स्पीच थी, जिसमें उन्होंने पूरे नुकात वो बजट डार साहब के बजट पेश करने के बाद ही उन्होंने सारा भेज दिया था. तो डार साहब ने शायद उनको फिर कहा था कि कुछ यू स्पेयर सम टाइम. सुलेरी साहब, ये जो हम ओवरऑल बात करें कि एक तो इनका इनपुट जो है वो किस हद तक, बिजनेस कम्युनिटी, चाहे वो एनर्जी सेक्टर, आप लोग के भी, तमाम SDPI के भी कितने इनपुट जो है वो सुने जाने चाहिए, और फिर इकोनॉमी को हमने इवेंचुअली एक ग्रोथ पाथ पे लेकर आने. इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम. नहीं ना, पिछले के दोनों हुकूमतों में मेरा ख्याल है कंसल्टेशन तो हो रही है. अब वो कंसल्टेशन सुनी कितनी जाती थी कि 2 चीजें होती हैं एज ए रिसर्चर इफ आई कैन से. एक होती है विश लिस्ट, एक होती है उसके प्रैक्टिकेबल इम्प्लीमेंटेशन मेजर. हमारे पास एज ए सिटीजन दोनों चीजें होती हैं. हमारी विश लिस्ट भी है कि ये होना चाहिए, लेकिन अक्सर औकात जब कहा जाता है कि अच्छा जी आप इसका डूएबल को टैंजिबल बात बता दें, तो बहुत से लोग वहां पे जाके मार खा जाते हैं. और उसके लिए होमवर्क करना जरूरी है. अगर वो हो जाए तो डेफिनेटली, क्योंकि इस वक्त अगर प्रैक्टिकली देखें, आप जब डेट पेमेंट करेंगे, डेट सर्विसिंग करेंगे, डिफेंस सिक्योरिटी देखेंगे, तनख्वाह पेंशन देंगे, फेडरल डिविजिबल पूल में से जो आपका फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, आपको ऑलरेडी डेफिसिट में जा रहे होते हैं, आपको बारो करना पड़ रहा होता है सोशल सेक्टर के लिए. और इस तरह के मारूजी हालात में जब आपको चॉइस दीजिए, इफ यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, तो मेरा ख्याल है आप भी एग्जैक्टली वही करेंगी जो कि आज डार साहब ने की. राइट. फिर तो आप सुलेही साहब मुतमईन नजर आ रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो, एंड विद दिस आवर प्रोग्राम कम्स टू एन एंड. उम्मीद यही की जाती है, क्योंकि अवाम जो है वो हमेशा सुनते हैं अवाम दोस्त बजट का, तो इसकी इम्प्लीकेशन जो है उनकी जिंदगियों पे क्या पड़ती हुई नजर आएगी वो हमें आइंदा टाइम में ही नजर आएगा. हमारी उम्मीद यही है कि हुकूमत जो पॉलिसीज, जो स्ट्रेटजी और जो पॉलिसीज इख्तियार करती है, जो बनाती है, उसमें अवाम जो है वो उनका ज्यादा फोकस. और सेकेंडली जो हम बात करते हैं ना कि एक आम आदमी घर की छत जो है वो कैसे अफोर्ड कर सकेगा, एक बना सकेगा, एक नया घर कैसे कर सकेगा, वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बजट तश्कील दिया जाना चाहिए, और उसकी इम्प्लीकेशन फिर आगे नजर आएगी. प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.